नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, नवीन जिंदल जब से बीजेपी में आए हैं, तब से बीजेपी में अपने हाथ पसारने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जो अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं और नवीन जिंदल भी उस श्रेणी में शामिल हो गए हैं। उनके 300 कम से कम बहुत करीबी लोग हैं। एक तो वो चाहते हैं कि हिसार से उनके परिवार को टिकट मिले, एक वो चाहते हैं झांसी से मिले और एक वो चाहते हैं रोहतक से मिले। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के वो एमपी हैं, तो कुरुक्षेत्र में भी वो कुछ ना कुछ सीटों पर, कुरुक्षेत्र लोकसभा में 9 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से किसी ना किसी पर वो जरूर उनका आग्रह रहेगा कि इनको टिकट दी जाए। तो बीजेपी में जो ये थोड़े गुट हो गए हैं, हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी, तो आज खास तौर से नवीन जिंदल की चर्चा कर रहे हैं कि ये जहां से टिकट चाहते हैं, ये कितने जिताऊ कैंडिडेट हैं और क्या वजह है कि नवीन जिंदल इनको सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टी कितना इनको सपोर्ट करती है बदले में। इस पूरी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रद्युमन जी। परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब जानते हैं, हमेशा जुड़ते रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रद्युमन जी। जी धन्यवाद। जी प्रद्युमन जी, क्या स्ट्रेटेजी चल रही है नवीन जिंदल जी की? देखो, नवीन जिंदल इस बार तीसरी बार कुरुक्षेत्र से सांसद बने हैं। 2 बार पहले वो जो है कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वहां से चुनाव जीत चुके हैं, 2004 और 2009 का। और 2014 में वो चुनाव हार गए थे। 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 2024 में वो कुछ ही मिनट पहले बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया और वो एमपी बन गए। हरियाणा प्रदेश के जो वर्तमान में जो सांसद जीते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, उनमें तीसरी बार सांसद जीत करके वो एक वरिष्ठ जो सांसद हैं उनकी श्रेणी में आ चुके हैं। अब उनकी नजरें विधानसभा चुनाव पर हैं और वो जरूर ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो उनके नजदीकी हैं उन लोगों को टिकटें मिलें। जो अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक हरियाणा की राजनीति में नवीन जिंदल सक्रिय हो चुके हैं। एक वो दौर था जब ओम प्रकाश जिंदल का हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अच्छा खासा दबदबा था। ओम प्रकाश जिंदल हिसार की धरती के नलवा गांव में जन्म लेकर के पहले हिसार से विधायक बने और हिसार से जो है लगभग 200 150 200 किलोमीटर दूर जाकर के कुरुक्षेत्र से वो जाकर के सांसद बने। उसके बाद वो हरियाणा प्रदेश के हिसार से फिर विधायक बने। 2000 में 2005 में फिर विधायक बने और प्रदेश की सरकार में मंत्री बने। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका देहांत हो गया। अब जो नवीन जिंदल की जो नजरें हैं, जो उनके पिताजी की जो राजनीतिक जमीन थी उसको आगे बढ़ाते हुए अपने परिवार के और अपने जो नजदीकी हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी को टिकट दिलाएं, इस तरह का वो कार्य करने जा रहे हैं। अभी की जो सूचनाएं हैं उसके मुताबिक 3 विधानसभा की सीटें कुरुक्षेत्र लोकसभा के इतर जिन पर उनकी नजरें हैं और तीनों सीटों पर जो उनके पारिवारिक सदस्य हैं उनको वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं। जिनमें सबसे बड़ी जो सीट की चर्चा है वो है हिसार शहर, जहां से खुद ओम प्रकाश जिंदल कई बार विधायक रहे, जहां से उनकी माताजी सावित्री जिंदल विधायक रही, मंत्री रही, दोनों पति पत्नी दोनों। और अब एक बार फिर से यहां से सावित्री जिंदल दोबारा से चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। नवीन जिंदल की ये भरसक कोशिश रहेगी कि उनकी माताजी श्रीमती सावित्री जिंदल को हिसार से टिकट मिले। हिसार से जो बीजेपी के विधायक हैं, दूसरी बार लगातार बने हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता, उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा खास नहीं रही। मंत्रिमंडल के में मंत्री के तौर पर भी और विधायक के तौर पर भी हिसार में वो कोई बहुत लंबा चौड़ा विकास का कार्य नहीं करवा पाए। केवल एयरपोर्ट और बस स्टैंड को नई जगह बनाने की बातें करके अपना 10 साल का कार्यकाल उन्होंने लगभग पूरा करने का काम किया है। अब हिसार की जनता भी ये मान रही है कि जिंदल परिवार अगर आता है हिसार की सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत सकती है, वरना डॉक्टर कमल गुप्ता के लिए बहुत कांटे उनकी राह में हैं। निश्चित रूप से हिसार की सीट पर सबसे पहली और सबसे बड़ी नजर नवीन जिंदल की होगी।
और जहां तक मेरी सूचना है, सावित्री जिंदल यहां से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए हर संभव कोशिश करेंगी और वो टिकट मिलने की भी उनको पूरी संभावना है। दूसरी जिस सीट पर नजरें हैं नवीन जिंदल की, वो सीट है रोहतक शहर की। रोहतक शहर से जो उनके बहनोई हैं मनमोहन गोयल, जो अभी वहां नगर परिषद, जो नगर निगम रोहतक है उसके मेयर भी रहे हैं, हालांकि अब उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। 5 साल वो जो है मेयर रहे और मेयर के तौर पर वो लगातार लोगों के बीच में रहे। मनमोहन गोयल का राजनीतिक परिवार रहा है, उनके जो पिताजी हैं वो मंत्री भी रहे हैं, रोहतक के विधायक रहे हैं और उनका अग्रवाल समाज में बहुत बड़ा नाम रहा है। कहीं ना कहीं मनमोहन गोयल को टिकट दिलाने के लिए हर संभव प्रयास नवीन जिंदल यहां भी करेंगे। यहां से जिसको बीजेपी ने पिछली बार टिकट दी या उससे पहले दी, मनीष ग्रोवर कुछ ही रोज पहले ये घोषणा कर चुके हैं कि वो रोहतक से अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि एक दिन बाद ही उन्होंने यू टर्न भी ले लिया, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि जो मनीष ग्रोवर लगातार रोहतक से चुनाव लड़ रहे थे, आखिर उनके मन में ये बात आई कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये समीकरण बढ़ रहे हैं कि रोहतक में भी जो पंजाबी, जब से मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया है तब से हो सकता है अंदर खाते उनके मन में, पंजाबियों समाज के मन में कुछ चल रहा हो और उसका खामियाजा मनीष ग्रोवर को ना भुगतना पड़े, इसलिए हो सकता है उन्होंने इस तरह का बयान दिया हो। रोहतक में मनमोहन गोयल पिछली बार भी टिकट की रेस में प्रबल दावेदार थे, लेकिन पिछली बार चूंकि मनीष ग्रोवर सिटिंग एमएलए और मंत्री थे सरकार के, तो उनकी टिकट नहीं कट सकी। और इस बार जो है टिकट कटना भी उनकी आसान, और वो खुद भी सही मन से नहीं चाहते मनीष ग्रोवर कि वो चुनाव लड़े। नवीन नवीन जिंदल का जो तीसरा जो प्रयास रहेगा वो रहेगा हांसी विधानसभा सीट पर, जो हिसार जिले की सीट आती है। यहाँ भले ही जिस नेता के लिए वो प्रयास करेंगे वो ब्राह्मण समाज से हैं, लेकिन वो जिंदल परिवार के वर्षों से एक फैमिली मेंबर की तरह रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, और जो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है उसमें वो करता धरता है, तमाम जो है अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के वो सीईओ हैं। निश्चित रूप से पूरी देखरेख वही डीपी वत्स कर रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था के, और वर्षों से वो कर रहे हैं। और जिंदल परिवार जब भी राजनीतिक या सामाजिक कोई कार्यक्रम करता है तो उसमें भी जनरल डीपी वत्स को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। अभी अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की, तो नवीन जिंदल तो टिकट मिलने के तुरंत बाद विदेश में चले गए थे। वहां पूरे चुनाव को मैनेज और पूरे चुनाव को लड़ने का काम जनरल डीपी वत्स ने ही किया, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र का सह प्रभारी भी बना रखा था बीजेपी संगठन ने, और उन्होंने 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में पूरा प्रचार और प्रसार किया। खुद उनका गांव थुराना हांसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और यहां से उनको टिकट मिलने की इसलिए बहुत ज्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं विनोद भ्याणा, वो लगातार विवादों में रहे हैं। अभी भी एक बहुत बड़ा विवाद उनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें हांसी में कोई एक जमीन पर कब्जे को लेकर के एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें गोली तक चलाने की बातें चली कि विधायक के ऊपर गोली चलाने का प्रयास किया गया। और इस तरह से वो लगातार, उसके बाद जब कांग्रेस के जो वर्तमान सांसद हैं जयप्रकाश जेपी, उन्होंने भी उनको जो है कब्जाधारी और डकैत इस तरह की काफी संज्ञाएं दी। कुल मिलाकर के हांसी में जो माहौल है वो ये है कि पिछले अपने 5 साल के लगभग कार्यकाल में विनोद भ्याणा विकास के नाम पर कुछ नहीं करवा पाए। उन्होंने बहुत से गांव में आपसी पार्टीबाजी करवाने का काम किया, और जो जिला बनाने की सबसे बड़ी मांग थी वो भी वो पूरी नहीं करवा पाए। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस सीट पर एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में, एक फौज के जनरल के रूप में, और जिनका खाप पंचायतों में अपना एक बहुत बड़ा नाम है, जनरल डीपी वत्स को यहां जिंदल परिवार टिकट के लिए बहुत ज्यादा उनकी मदद कर सकता है। ये 3 सीटें तो ऐसी थी जिन पर जिंदल परिवार की बड़ी भारी निगाहें दिखाई दे रही हैं, विशेषकर नवीन जिंदल की।
इनके इतर एक चौथी सीट और है जिसके बारे में जिंदल परिवार, नवीन जिंदल सोच सकते हैं, और वो सीट है उनका जो पैतृक गांव है नलवा। नलवा जो विधानसभा क्षेत्र है उसको परिसीमन में बढ़वाने में सबसे बड़ा योगदान नवीन जिंदल का था, और जिंदल साहब की वजह से ही नलवा विधानसभा सीट का नाम नलवा रखा गया, इस सीट को बनाया गया। और उस समय ऐसी संभावनाएं भी थी कि जिंदल परिवार इस सीट से भी चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि इस सीट पर शहर का भी एक बड़ा हिस्सा आता है और खुद नलवा ओम प्रकाश जिंदल और नवीन जिंदल का गांव है। हालांकि नलवा जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें अभी तक जो जिंदल परिवार की तरफ से कोई गतिविधि राजनीतिक रूप से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसके बावजूद वो नलवा गांव के किसी व्यक्ति पर या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में भी आगे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं, जो विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं रणबीर सिंह गंगवा, उनका कार्यकाल भी ठीक ठाक नहीं रहा, वो भी लगातार विवादों में रहे, किसान आंदोलन में भी वो बड़ी चर्चा में रहे, और पूरे नलवा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह की सुविधाओं का टोटा उनके कार्यकाल में रहा, जन सुविधाओं का, वो कहीं ना कहीं उनके आड़े आ सकता है। इन 4 सीटों के अलावा 9 विधानसभा की सीटें जो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट की हैं, जिसमें 4 सीटें कैथल जिले की, 4 सीटें कुरुक्षेत्र की और 1 सीट यमुनानगर की, उन 9 में से भी कहीं ना कहीं नवीन जिंदल की एक कोशिश जरूर रहेगी कि एकाध सीट पर अपने किसी चहेते को वो टिकट दिलाएं, क्योंकि वो वहां से तीसरी बार सांसद बने हैं, लिहाजा उनके खासम खास लोग उस क्षेत्र में भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हैं। लेकिन वहां उनको दिक्कत ये है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के पास भी स्थापित नेता है, जिसकी वजह से उनको टिकट कटवाने में थोड़ा जोर ज्यादा आएगा, इसलिए उनकी नजरें ये जो 4 सीटें हैं इनमें कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। जी प्रद्युमन जी, आपने जो नाम बताए इनमें से जिताऊ कैंडिडेट कितने हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो हांसी में सिटिंग एमएलए बीजेपी का है, हिसार में सिटिंग एमएलए है, नलवा में सिटिंग एमएलए है, एक सीट आपने और भी रोहतक 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 में एक रोहतक सीट ही खाली बचती है, उसमें भी अब देखिए क्या स्थिति बनती है। अभी मनीष ग्रोवर की हमने एक सर्वे करवाया था, इतनी बुरी स्थिति तो नहीं है कि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। हमारे सर्वे में 60% के करीब लोग जो हैं वो मनीष ग्रोवर के पक्ष में थे और 23% जो हैं वो मनमोहन जी के पक्ष में थे। तो इनमें जिताऊ कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट कौन से लगते हैं? क्योंकि इस बार बीजेपी को एक एक सीट की जो है वो जरूरत है। देखो, ये जो 4 सीटें हैं इनमें पार्टी जातीय समीकरणों के हिसाब से ही टिकट देगी, क्योंकि हिसार की जो सीट है वहां पहले ही अग्रवाल समुदाय का प्रत्याशी है, तो लिहाजा वहां रिप्लेस करने में कोई बहुत ज्यादा जो है पार्टी को दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी जो बात है वो ये है कि डॉक्टर कमल गुप्ता के भी आरएसएस के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ पारिवारिक संबंध हैं। आरएसएस के बहुत बड़े जो स्तर पर जिनकी नियुक्ति की गई है उनके साथ उनका पारिवारिक जो है रिश्तेदारी है उनकी खुद की, तो कहीं ना कहीं कमल गुप्ता भी कमजोर प्रत्याशी नहीं है, लेकिन जिताऊ नहीं है। जहां तक बात है जिताऊ की, तो जिताऊ जिंदल कमल गुप्ता के मुकाबले काफी भारी दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, अगर बात करें रोहतक की, रोहतक में केवल जातीय समीकरणों पर टिकट जाएगी। अगर पंजाबी प्रत्याशी उतारना है तो मनीष ग्रोवर ही हैं, कोई और विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कई बार पार्टी ये सोचती है कि हम यहां से अग्रवाल समुदाय के किसी प्रत्याशी को उतारें, क्योंकि अग्रवाल समुदाय के बहुत से लोग वहां से विधायक जो है अलग अलग समय पर चुनाव लड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वहां मनमोहन गोयल का दावा भी एक मजबूत दावा है। हार जीत की वहां पोजीशन ये है आज के दिन कि वहां कांग्रेस का प्रत्याशी दोनों ही, चाहे मनमोहन गोयल हो और चाहे मनीष ग्रोवर हो, दोनों पर कांग्रेस का प्रत्याशी कहीं ना कहीं भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तीसरी जो सीट है हांसी विधानसभा की,
झांसी विधानसभा में हालात ये है कि विनोद भाना चुनाव नहीं जीतने की हालात में है, क्योंकि विनोद भाना का जो राजनीतिक इतिहास है, अगर हम पिछले सालों का भी उठाएं तो भी वो एक चुनाव जीतते हैं और अगला बुरी तरह से हारते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह के विरोध के स्वर हांसी में विनोद भाना के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, उससे डीपी वत्स को एक बेनिफिट ये है कि उनको, चूंकि वो खाप पंचायतों से जुड़े हुए हैं, और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि उन्होंने जो विशेषकर किसानों और जाटों के जो बड़े बड़े गांव हैं उनमें उन्होंने अपने एमपी लैड का भी बड़ा पैसा दिया है। उन्होंने जब प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना जो मोदी जी ने लॉन्च की थी, उसमें जब गांव गोद लेने की बात आई तो उन्होंने क्षेत्र का जो एक सबसे क्रांतिकारी जो गांव है इस विधानसभा क्षेत्र का, कंवारी गांव, उस कंवारी गांव को उन्होंने गोद लेने का काम किया और उस कंवारी गांव में उन्होंने लाखों रुपए अपने एमपी लैड से भी और सरकारी योजनाओं से भी देने का काम किया। हल्के के बड़ा गांव पड़ता है उमरा, उमरा जो मलिक सातबास खाप पे आता है, जिसमें 9 गांव हांसी हल्के में पड़ते हैं उस खाप के 11 में से, और उस उमरा गांव में भी उन्होंने लाखों रुपए देने का काम किया है। कहीं ना कहीं डीपी वत्स के साथ जो समीकरण बनते हैं वो खुद ब्राह्मण हैं, पंजाबियों में वो ब्याहे हुए हैं, और जाट उनको जो है अपना बहुत नजदीकी अपन तो उनके अंदर दिखाते हैं, क्योंकि वो फौज में रहे और जाट रेजिमेंट में रहे हैं। जो एक बहुत बड़ी बात यह है कि वो खुद जाट रेजिमेंट में उन्होंने नौकरी की है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विनोद भाना के मुकाबले डीपी वत्स बहुत ज्यादा मजबूत उस इलाके में हैं। चौथी जो सीट है नलवा विधानसभा, नलवा में इतना तय है कि जिस तरह के हालात और समीकरण हैं और 5 साल का लगभग जो रणबीर गंगवा का वर्तमान कार्यकाल, 5 साल का इससे पहले का कार्यकाल और उनका राज्यसभा का कार्यकाल, अगर वो सारा 15 साल का उनका कार्यकाल जोड़ दें तो भी वो नलवा विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं करवा पाए। वो तो सिर्फ हालात और परिस्थिति ऐसी बढ़ती है कि वो चुनाव जीत जाते हैं। पिछले दोनों जब वो चुनाव जीते, मैं एक उदाहरण दूं दर्शकों को, रणबीर गंगवा जिस नलवा विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं वो जाट डोमिनेटेड सीट है, जिसमें सबसे ज्यादा जाट मतदाता किसान मतदाता हैं। 2014 के चुनाव में उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो से चुनाव लड़ा और जाट मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग उनके पक्ष में की चौटाला साहब की पार्टी की वजह से, और वो चुनाव जीत गए। 2019 में हालात ये बने, हालांकि उनकी हालात बहुत खराब थी चुनाव जीतने की, लेकिन वहां परिस्थितियां ऐसी बनी कि कांग्रेस और जो जेजेपी है दोनों ने जाट प्रत्याशी वहां चुनावी मैदान में उतारे, और इनके अलावा इनेलो और एक निर्दलीय भी जाट प्रत्याशी वहां खड़े थे। 4 जाट उम्मीदवारों के खड़ा हो जाने की वजह से रणबीर गंगवा को सीधा फायदा मिला और वो कांटे के मुकाबले में जीतने में कामयाब रह गए। मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि वो किस्मत के धनी हैं, जिसकी वजह से वो 2 बार जीत गए। उससे पहले 2009 में वो विधानसभा का चुनाव जब हारे, तब भी हारने के बाद उनको राज्यसभा में भेज दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद आज जो उनके हालात है विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि वो पहली बार विधायक से ऊपर और सांसद से ऊपर के एक पद, डिप्टी स्पीकर के पद पर गए, जहां वो खुद ग्रांट बांटने के योग्य हैं, उसके बावजूद वो नलवा विधानसभा में कुछ नहीं करवा पाए विकास के नाम पर। कहीं ना कहीं उनका जिस तरह का विरोध दिखाई दे रहा है वहां, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी यहां से भी किसी नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतार सकती है। जी। और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा नाम आपकी नजर में आता है जिस पर नवीन जिंदल ज्यादा जोर डाल सके? देखो, अभी फिलहाल इस इलाके में ऐसा कोई नाम उभर करके सामने नहीं आ रहा, ना ही कोई आदमी इस तरह से अभी तक कोई प्रयास कर रहा है। अगले जो 15 दिन हैं उसके बाद क्या हालात बढ़ते हैं, इस बात पर हम 15 दिन के बाद ही चर्चा कर पाएंगे। जी प्रद्युम्न जी, आपने पूरा परिस्थिति समझाई, नवीन जिंदल का जोर दिखाया। दरअसल अलग अलग नेता जो हैं वो बीजेपी पर अपने कैंडिडेट्स को टिकट देने का दबाव बना रहे हैं, नवीन जिंदल भी उनमें से एक हैं। तो इस पूरे समीकरण को आपने समझाया और ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, जो इस इलाके के हैं वो इसे समझेंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। जी धन्यवाद। साथियों, हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।